नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज़ और मैं प्रशांत कुमार सिंह आपके इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारे खास अतिथि हैं वो हैं डॉक्टर पंडित सीताराम त्रिपाठी जी। तो आज हम जीवन ज्ञान का जो दर्शन है उस पर और एस्ट्रोलॉजी के विभिन्न पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। आइए इस खास मुलाकात को आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर सभी दर्शकों का आशीर्वाद देता हूं और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। मैं डॉक्टर पंडित सीताराम त्रिपाठी, अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता, हिमालय का महायोगी और ज्योतिष को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता हूं। और ज्योतिष एक विज्ञान है, प्राचीन विज्ञान है। जहां आधुनिक विज्ञान समाप्त होती है वहां ज्योतिष विज्ञान प्रारंभ होती है। मेरे जीवन में ज्योतिष ज्ञान का प्रारंभ कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं सबसे पहले 20 साल 3 महीने की उम्र में मैं हिमालय गया और हिमालय पर बद्रीनाथ से आगे, माणा गांव से आगे सतोपत तीर्थ में मेरे गुरुजी स्वामी सच्चिदानंद जी मिले। वहां पर मैं उनके साथ 10 दिन तक रहा। उन्होंने मुझे ज्योतिष के बारे में गाइड देना शुरू किया। उससे पहले मैं ज्योतिष में राशि का ज्ञान भी मुझे नहीं था। तो ज्योतिष में वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने मुझे एक ग्रंथ दिया। ज्योतिष का सारगम्भित जो ग्रंथ था वो बहुत प्राचीन था, जो भोजपत्र पर लिखा गया था। मुझे 8 किलो का था, वो मुझे दिया और मैं उसको अपने माथे पे लेकर के वहाँ से सतोपत तीर्थ से वापस मैं बद्रीनाथ से मैं मेरे गांव आसीन तहसील जिला भीलवाड़ा में आया। वहाँ मैंने उसका पठन किया और उसके बारे में शोध प्रारंभ हुई ज्योतिष की। फिर मैं लोकल जो है भारतीय, यहाँ पर्वतीय नहीं, भारतीय ज्योतिषों की जो किताबें थी, ग्रंथ थे, जब रुचि लगी, जनों जज्बा चढ़ा तो मैं वो पढ़ना शुरू किया। तो 3 साल के अंदर मैं लगातार इन ग्रंथों को पढ़ता रहा और अपने हाथ से, अपनी लेखनी से मैं डायरी के अंदर नोट करता रहा सूत्र और सिद्धांतों का। फिर वापस मैं हिमालय हर साल जाता रहा, पर सर्वगारोहणी सतोपत तीर्थ जो है वापस 3 साल बाद गया और वो ग्रंथ वापस उनको दे के आया। फिर वहाँ से मुझे मिला संघ संहिता नाम का ग्रंथ। उसमें करीब 62 किलो वजन था और वो भोजपत्र पर लिखा गया था। उसको मैं, मेरे एक साथ में जो आदमी था उसको ले गया, मैं पहाड़ी को ही वो ऊंचा करके लेके आया। फिर मैं उसको घर ला करके उसको रात और दिन उसका पठन पाठन किया। और संघ संहिता जो ग्रंथ है, जैसे भृगु संहिता होती है वैसे ही 1130 संहिताएं हैं। जैसे 18 पुराण है वैसे ही रामायण महाभारत है, वैसे ही 1130 संहिता ग्रंथ है। उनमें से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कलयुग में बहुत ही प्रभावी है, संघ संहिता नाम का ग्रंथ। उसको मैंने पढ़ करके और जो विद्या, अलौकिक अद्भुत विद्या, दिव्य विद्या मैंने जो प्राप्त की, उससे मुझे लगा कि यह वैज्ञानिक है। समुद्री दुनिया के इतिहास में मैंने पहली बार शंख निधि की खोज करने का दावा किया। शंख निधि क्या है मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं। समुद्र में जितने भी शंख पैदा होते हैं, सीप, सीपी, कोडी, हजारों प्रकार की प्रजातियां हैं। ये जो आपके सामने पड़े हैं, ये शंख जो है उस शंख निधि कहलाते हैं। अब इनको सिद्ध करना, यानी शंख निधि सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए, तो हिमालय पे ऊपर मैंने सिद्धाश्रम, जो ज्ञानगंज है सिद्धाश्रम, जहाँ पर देवताओं का जाना भी दुर्लभ है, वहाँ मैं जाकर के मेरे गुरुजी के संग रह करके वहाँ मैंने शंख निधि सिद्धि 45 वर्षों तक हिमालय पे 3 महीने, 2.5 महीने, 4 महीने तक गर्मियों के दिनों में वहाँ रहता और वापस आ जाता। 130 यात्रा मैंने हिमालय की, मानसरोवर की मैंने 12 यात्रा की, सिद्धाश्रम ज्ञानगंज स्वर्गारोहणी जो तपोवन नंदनवन है उसकी मैंने 7 यात्राएं की। टोटल 130 यात्रा हिमालय के दौरान मैंने हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में और बर्फीले पहाड़ों में जहां बर्फीले तूफान आते हैं उनकी टक्कर लेता हुआ डॉक्टर सीताराम त्रिपाठी हिमालय का महायोगी कहलाया। वहीं मैं जाकर के जो तपस्या की वो है विशेष सिद्धियां जो प्राप्त की तप करके, वो पहली है शंख निधि सिद्धि जो भगवान श्री कृष्ण के पास थी। आप सभी लोग जानते हैं भगवान कृष्ण के पास जो पांचजन्य संघ था,
महाभारत जीता। अर्जुन के पास देवदत्त शंख था, बजाया भी है महाभारत काल में, वो भी शंख निधि थी। हनुमान जी के पास है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता, यानी माता सीता ने खुश होकर के हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और नव निधियां दी। तो उनमें से एक नव निधियों में है शंख निधि। वो मुझे कलयुग के अंदर मानव जीवन में मुझे शंख सिद्धि प्राप्त है। इसके अलावा दानव और दानवों में जब युद्ध हुआ, समंदर मंथन हुआ, क्षीर सागर मंथन हुआ, तो उसमें भी 14 प्रकार के रत्न निकले। जग जाहिर है, शास्त्र प्रमाण है। 14 प्रकार के रत्नों में चंद्रमा, विष, अमृत, लक्ष्मी, तो उसमें शंख निधि भी एक प्रमुख रत्न है। वो सिद्धि मेरे पास है, यानी भगवान कृष्ण से लेकर के, द्वापर युग से लेकर के, समुद्र मंथन से लेकर के, और हनुमान जी कलयुग में हनुमान जी से लेकर के जो सिद्धि अब विश्व के अंदर शंख निधि सिद्धि जो है मेरे पास है, उसको मैंने सिद्ध करने का दावा किया। और इस सिद्धि के माध्यम से भाग्य को परिवर्तन किया जा सकता है। पूरा वैज्ञानिक आधार है। यह जो प्राकृतिक बनावट है, जो मोलस्का नाम का जो जानवर समुद्र का होता है, उसमें हड्डी नहीं होती है, वो ये खोल होता है, बिना हड्डी के होते हैं, उसमें केवल मांस होता है और ये अपना घर बना देता है। और प्राकृतिक तौर पर ये शंख जो है इतने कठोर हो जाते हैं, पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत। 20-20 किलो, मेरे पास 30 किलो 33 ग्राम तक का शंख है, और 3 ग्राम तक का भी दक्षिणावर्ती शंख, सबसे छोटा और सबसे बड़ा शंख कामधेनु, सबसे बड़ा शंख मेरे पास होने का रिकॉर्ड है। तो मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं, जो ये शंख निधि है, इसके साथ साथ मैंने भविष्य दर्शन सिद्धि, वनस्पति तंत्र सिद्धि, अलौकिक वनस्पतियों का भी मैंने शोध किया। जैसे सुश्रुत संहिता, चरक संहिता में वर्णन है, राज निकंडू में उसका वर्णन है, जैसे कीड़ा जड़ी, सालम पंजा, तेलियाकंद, विशेष बता रहा हूँ। बाकी तो 64 प्रकार की वनस्पतियां भारत के अंदर हिमालय के ऊपर पाई जाती है, जो बहुत ही अलौकिक है, अद्भुत है और तुरंत रोग नाशक है और रामबाण औषधि है। तेलियाकंद का तेल अपन किसी की नाभि में डाल देते तो स्वास्थ्य संरक्षण होता है, और कैंसर जैसी, फर्स्ट स्टेज वाले कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर करने में सक्षम है। हमारे शास्त्र इस बात के गवाह है। हमारे ऋषि महर्षियों ने इतनी खोज की, इतनी वनस्पति की खोज की, पर वर्तमान में कई सालों में यह लुप्त प्राय हो गई। तो मैंने हिमालय की इतनी यात्रा करके इन वनस्पतियों को, ये अलौकिक शंख निधि को, भविष्य दर्शन सिद्धि, भविष्य दर्शन सिद्धि में जैसे कोडी रमल, रमल प्रश्न का, एक प्रश्न का जवाब देना होता है, जैसे कि कौन जीतेगा, टिकट 2 में से किसको मिलेगा, यस या नो में। तो कोडी रमल का भी मैं एकमात्र विश्व का विशेषज्ञ हूं, जो प्रश्न का जवाब कोडी रमल के द्वारा तुरंत 1 सेकंड में दिया जाता है। आपको मालूम होगा 1200 शताब्दी से लेकर के 1400 शताब्दी तक कोडी और शंख जो थे वो मुद्रा के रूप में काम आते थे, यानी उस समय की धन दौलत थी, वो धन थी। आज वही दौलत एक शंख निधि के रूप में बदल गई है। जो आपके सामने आप देख रहे हैं ये शंख है, ये समुद्र के में पैदा हुए हैं, समुद्र की प्राकृतिक फैक्ट्री है, ईश्वर के द्वारा निर्मित, ये अलौकिक अद्भुत है। जैसे आप देख रहे हैं ये कामधेनु शंख है, ये कामधेनु शंख है, ये सुरभि नाम की गाय का मुख है, ये कामधेनु शंख है। इसको मैं शंख निधि से सिद्ध करके दे देता हूं, किसी को देता हूं, उसी आदमी को जो पात्रता को देख करके देता हूं, तो वो कान के लगावे और इसमें आवाज आती है, वो मुझे बतावे, उसके आधार पे यह ब्रह्मास्त्र प्रयोग होता है और अपनी मनोकामना पक्ष की पूरी करता है। तो इसी प्रकार ये दक्षिणावर्ती शंख है, जो दायां हाथ में पकड़ा जाता है, माता लक्ष्मी के हाथ में यह है। इसी प्रकार ये मोती शंख है, इसकी चमक देखिए, जो ओरिजिनल मोती पैदा होता है सीप और इस मोती शंख में ही पैदा होते हैं। तो ये मोती शंख है। ये आप देख रहे हैं देवदत्त, महाभारत काल में जब अर्जुन ने जो शंख बजाया, ये है देवदत्त शंख।
अर्जुन का बजाय असली औरंगजेब इसको कोई नकली साबित करे, इन संख जो मेरे पास निधि है कोई नकली साबित करे, कोई वैज्ञानिक भारत सरकार तक कोई भी नकली साबित करे, मैं 1 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा करता हूं। ये ज्योतिष वैज्ञानिक, संख वैज्ञानिक और हिमालय का महायोगी इतनी बड़ी घोषणा अपनी खोज और शोध अनुसंधान के आधार पर करता हूं। तो ये ज्योतिष का जो ज्ञान है, मेरी अब तक की जितनी भी भविष्यवाणियां 100% सत्य साबित हुई है। यानी 100% विज्ञान का जो परिणाम आता है उसी प्रकार मेरे द्वारा की गई ज्योतिष गणना सूत्र और सिद्धांतों के आधार पर वैज्ञानिक है। और अब तक जितने भी सैकड़ों हजारों की गणना में मैंने भविष्यवाणी की वो सत्य साबित हुई है। जैसे अभी वर्तमान में 2024 में एनडीए घटक दलों के सहयोग से बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 100% सत्य हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड है, प्रमाण है। भाजपा को मिलेगी 240 सीटें, बिल्कुल मेरे पास प्रमाण है, ऑथेंटिक प्रमाणिक राजस्थान पत्रिका और भास्कर जो राजस्थान के माने हुए अखबार है उसी में प्रमाणित और छपी हुई है। इस बार का जितने भी मैंने अब तक की जो भविष्यवाणी की वो सत्य 100% सिद्ध हुई है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से मैंने जो गणना और सिद्धांत सूत्र शुद्धता की जो मैं बात कर रहा हूं, अभी वर्तमान में मैंने ऐसी सिद्धि प्राप्त की, गर्भवती शिशु की कुंडली में पहले बना देता हूं। 5 महीने के बाद में जो भी बच्चा होता है उसकी कुंडली पहले बना देता हूं और पैक करके मेरे पास साइन करा के रख देता हूं, देता नहीं हूं। तो मैं ये भी मेरे पास अत्याधुनिक प्रणाली एआई की मदद से, मान लीजिए आप, एआई जैसे ही मैंने अपनी ज्योतिष का खोज किया है। आज के 99 में मैंने बताया था एक वोट से वाजपेयी सरकार गिर जाएगी, जयललिता जी हाथ खींचेंगे, 15 अप्रैल को हाथ खींचेंगे और 18 अप्रैल को सरकार गिरेगी, मात्र एक वोट से गिरेगी। बिल्कुल 100% सत्य हुआ, वैसा ही हुआ। तारीख वाइज 15 अप्रैल को हाथ खींचा, 18 अप्रैल को सरकार गिर गई और उसके बाद में 13 महीने की सरकार का अंत हो गया। सर, आप जो अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो आप बार बार बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो जो हमारा अध्यात्म है और जो अभी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? ऐसा है, हमारा आध्यात्मिक, हमारे ऋषि मंगल के ऊपर या बैठ करके, धरती पे बैठ करके, हिमालय पे बैठ करके, हिमालय की गुफाओं में बैठ करके बता दिया था कि मंगल का रंग लाल है। आज के आधुनिक वैज्ञानिक यहाँ से यान भेजा, वहां से मंगल से मिट्टी लाने के लिए, और बोला, बड़े खुश होकर के वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारा तो 1.5 रुपये प्रति किलो, ₹1.5 प्रति किलोमीटर खर्चा आया है। आज कितना दूर है मंगल, कितना खर्चा बैठा होगा। हमारे वैज्ञानिक केवल आंख बंद करके, साधना के बल पर, तप करके, अनुसंधान के माध्यम से बता दिया था कि मंगल की मिट्टी लाल है। और आज के वैज्ञानिक जो लेके आए, जो यहाँ से गए धरती से अपने विमान के द्वारा और लेके आए, वो मिट्टी भी लाल ही है। तो हमारे वैज्ञानिक आध्यात्मिक थे, हमारे ऋषि महर्षि वैसे थे, उन्होंने ये शोध करके यहीं बैठे बैठे बता दिया था। आज मैं कहता हूं, यदि मेरे पर विश्वास किया जाए, भारत सरकार का विश्वास बढ़े, तो मैं ज्योतिष को विज्ञान की दृष्टि से, वैसे तो मैं ये कहता हूं भारत सरकार का धन्यवाद देता हूं। कई जगह ज्योतिष में विश्वविद्यालय खुल गए हैं, जयपुर में भी खुले हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली में है, और इधर दक्षिण भारत में भी कई ज्योतिष विज्ञान पर नए अच्छे विश्वविद्यालय अभी खुले हैं, प्राचीन भी चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आगे भी ज्योतिष को बढ़ावा देवे सरकार, और इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ावे, शिक्षा में सम्मिलित किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो मैं कहता हूं कि बेरोजगारी दूर हो सकती है। हमारे भारतीय ज्योतिष, हमारे भारतीय ब्राह्मण, या इसमें कोई भी किसी भी समाज के हो, वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और ज्योतिष को विज्ञान के दृष्टिकोण से देख करके हमारी भारत की बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। उससे क्या होगा, सरकार के ऊपर भार कम पड़ेगा, नौकरियां में, नौकरी देने में उनको दिक्कत नहीं होगी, और स्वयं स्वरचित, यानी मोदी जी का जो संकल्प है अभी, अपना भारत, अपना जो अपना स्वयं का भारत, विश्व विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है। हमारे ज्योतिष इतने वैज्ञानिक बढ़ाए जाए, क्योंकि ज्योतिष विद्या वो विद्या है मरण से लेकर के, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक ज्योतिष विद्या काम आती है। 16 संस्कार होते हैं इसी के बीच में। ज्योतिष तो महान विज्ञान है,
जो आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही हैं। सर, जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि जो ज्योतिष है अगर उसकी पढ़ाई करवाई जाए भारत में तो एक रोजगार का साधन भी बन सकता है। पर कहीं ना कहीं सवाल एक ये भी उठ के आता है कि ज्योतिष को आज भी अंधविश्वास से जोड़ा जाता है। तो ऐसा जो है अपने जो भारत में ये चीजें हैं ये क्यों है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है? ऐसा है, आज जो समय है इस आधार पे अंधविश्वास वास्तव में ढोंग और अंधविश्वास ज्योतिष की आड़ में ज़्यादा फैल रहा है। वास्तविक सत्य बात है, ये कटु सत्य है। पर मैं ये कह दूं, वास्तव में इसमें वास्तव में शोध किया जाए या कोई जनून और जज्बा आत्मविश्वास के साथ इस शिक्षा को ग्रहण किया जाए तो ज्योतिष पल पल की बात बता सकता है। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो वास्तव में अंधेरे में से उजाला पैदा करने वाला, यानी एक ऐसा सूर्य है। इस विज्ञान को कौन जुटला सकता है? जिसके चंद्र और सूर्य साक्षी हो, जिसके ब्रह्मांड के अंदर चंद्र और सूर्य साक्षी हो। इस विज्ञान को तो मैं कहता हूँ आज का विज्ञान भी मानता है और ज्योतिषियों से सलाह लेता है। और उसके मुहूर्त के आधार पे मैं कह रहा हूँ आगे आने वाले समय में जब मानव यान जाएगा चंद्रमा पे भारत का, निश्चित तौर पर वो ज्योतिष वैज्ञानिकों से सलाह लेकर के और उसके शुभ मुहूर्त में ही रवाना होगा। तो आने वाले समय में ये जरूर है कि अंधविश्वास जो है, अंधविश्वास में क्या है, अब आजकल क्या हो रहा है भारत में, विदेशों में तो ज्योतिष को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, लोग मान रहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं कई देशों में। और भारत में क्या हो रहा, छलावा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत महात्मा संत, उनका काम है भागवत, महाभारत या रामायण या धार्मिक ग्रंथों की रचना करना, पढ़ना। पर वो क्या करते हैं, बस ज्योतिष बताना शुरू कर देते हैं। मुझे आज कह दिया जाए कि रामायण की चौपाई कौन सी, तो मुझे याद नहीं क्यों, मेरा विषय नहीं है। तो विषय से हट करके बहुत सारे ऐसे हैं जो इस विद्या को बिना प्राप्त किए, बिना मेहनत किए और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इसको लोगों के सामने परोसा जाता है और फिर वो झूठा छोड़ा जाता है, यानी इससे कोई लाभ नहीं होता है। तो मैं आज भी जो भारतीय सनातन धर्मी है उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने विषय पे आगे बढ़े, शिक्षा देवे, ज्ञान देवे और अपने शिष्य तैयार करें। ज्योतिषियों को ज्योतिष विज्ञान के प्रति रुचि को आगे बढ़ाने देवे और वो ज्योतिष जो है हमेशा के लिए, जैसे आयुर्वेद है, ज्योतिष है, ये दोनों भाई है। क्योंकि ज्योतिष वेदानाम चक्षु, वेदों का जो चक्षु ज्योतिष है, ऐसा चक्षु विज्ञान है। जो हमारे वेद है, जो विज्ञान भी वेद से निकली है। मैं बता दूं आपको दावे के साथ, जो वेदों में से विज्ञान आज जो चल रही है, आज उस समय आप देख रहे थे रावण और सीता हरण के समय अशोक वाटिका में सीता माता को ले जाया गया, तो वो कौन सा पेट्रोल यान था? आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वो यान चलते थे। आज हमारी विज्ञान, आज अलग जो यान बनाए गए हैं वो अंतरिक्ष में तो उड़ रहे हैं, पर अलग यान अलग कला के साथ उड़ रहे हैं। तो ज्योतिष हमारी विज्ञान है। मैं और अंधविश्वास को इससे दूर करना चाहिए। हर मैं सभी दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि अच्छे ज्योतिष से सलाह लें, अच्छे वैज्ञानिक से सलाह लें। जैसे अच्छे डॉक्टर से पास मिलते हैं, जाते हैं, अच्छे डॉक्टर की, आज कोई भी ऑपरेशन करना होता है डॉक्टर को सर्च करते हैं, जानकारी लेकर के डॉक्टर के पास आज इलाज के लिए जाते हैं। वैसे अच्छे ज्योतिष की पहचान आप करके ही उनसे मिले और निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा और आपके जीवन का मार्गदर्शन हो जाएगा। पंडित जी, जैसे आपने अभी बोला प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं, जब पास्ट में आपने जो बताई, जैसे विमान का आपने बताया, ऐसे ही अभी आप अपने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आप बता रहे थे, जैसे डॉक्टर के पास भी आपको जाना चाहिए और जो आयुर्वेद से जो जुड़े हुए लोग होते हैं आप उनके पास भी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो एक ये भी चीज़ बोली जाती है कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन की जो विधि है वो कहीं ना कहीं हमारे भारत से ही बाहर गई है। जो चरक संहिता में जो ऑपरेशन है या प्लास्टिक सर्जरी का जो नाम दिया जाता है वो कहीं ना कहीं भारत की ही देन है। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, अपने भारत में हजारों साल पहले ऋषि महर्षियों के काल में आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों एक साथ ही, दोनों एक ही बाप की औलाद हैं। और मैं ये बता दूं, उस समय में ऑपरेशन होते थे, चरक ऋषि ऑपरेशन करते थे।
अपने ऋषि ऑपरेशन करते, ऐसी ऐसी वनस्पतियां थी, टाके की जगह उन वनस्पतियों का स्वरस लगा दिया जाता था और वह ऑपरेशन सफल हो जाता था। तो ऐसी ऐसी दिव्य वनस्पतियां थी, भारत में आज भी है पर लुप्त प्राय हो गई। तो ऑपरेशन विद्या बिल्कुल भारत से ही गई है। आज विदेशों में जितने भी आधुनिक मेडिकल साइंस के द्वारा जो ऑपरेशन रीति रिवाज रीति चल रही है, ये सब प्राचीन काल के हमारे ऋषियों की देन है, हमारी वेदों में है ये सारी विद्याएं। तो ये विदेशों में जो गई है ऑपरेशन विधि या आधुनिक तकनीकी चिकित्सा पद्धति हमारे भारत से गई है। आज ही हमारी ऐसी वनस्पतियों में, ऐसी जड़ी बूटियों में ताकत है। यदि कोई कह दे कि जड़ी बूटियों में कुछ भी नहीं है, तो फिर आम मीठा खट्टा क्यों, नींबू खट्टा क्यों, वो भी तो वनस्पति है। तुलसी, अलग अलग प्रकार की जितनी भी दिव्य वनस्पतियां, उनमें सब में गुण है। हमारे भारत में जितनी भी वनस्पतियां, पौधा कोई भी है, एक भी पौधा ऐसा नहीं है कि उसमें गुण नहीं है। सब अवगुण वाले कोई पौधा नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। हिमालय की जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो तो आप देखें तुरंत चमत्कारी है। तो ये हमारे ऑपरेशन की जो आप बात कही, हमारे ऋषि महर्षि या फिर सुशर्त और चरक ऋषि ने भी उस जमाने में ऑपरेशन पद्धति का आविष्कार किया था। ऑपरेशन करते थे, देवी देवताओं के सबके ऑपरेशन किया है और होता था। जो आपने अभी बताया कि आपने हिमालय में गंगोत्री से भी ऊपर जाकर आपने तपस्या की है, जहाँ पे बर्फ़ के तूफान भी आते थे और ठंड भी ऐसी पड़ती है जो आपकी हड्डियाँ तक जमा दे। तो ऐसे जो परिवेश था उसमें आपने कैसे अपनी तपस्या को कंटिन्यू रखा और क्या क्या आपके सामने उस टाइम पे कठिनाई आई थी? ऐसा है, मैं 20 साल 3 महीने की उम्र में जब हिमालय गया, तो हिमालय में गोमुख और माणा गांव बद्रीनाथ से आगे 2 रास्ते हमारे जाने के होते थे। तो वहाँ नंदनवन, तपोवन, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, स्वर्गारोहणी, शतपथीश और सिद्धाश्रम, अंत में सिद्धाश्रम स्वर्ग की 7 सीढ़ियाँ आ जाती है। मैं 3 सीढ़ी तक मैं स्वयं जाके आया हूँ, जहाँ युधिष्ठिर जी सशरीर श्वान के साथ जब वो स्वर्ग में गए, वही स्वर्ग का रास्ता है। आज मेरे हिसाब से, ये मेरा मत है, शास्त्रों के आधार पर भी सब बोलते हैं कि ऊपर स्वर्ग है, तो वास्तव में ऊपर वही मार्ग है, सिद्धाश्रम ज्ञानगंज, जो स्वर्ग की 7 सीढ़ियाँ हैं, स्वर्गारोहणी, वहाँ पर मैं गया हूँ। उस समय मुझे बहुत ही परेशानी आई। शुरू में इतनी ठंड जमती थी, हड्डियाँ काँप उठती थी, -40-35 तक माइनस रहता था। वहाँ मैं ज्ञानगंज में रह करके मैंने ये तपस्या की, साधना की, और उस साधना का परिणाम है कि आज मेरा नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष के नाम से भी मुझे प्रसिद्धि मिली, हिमालय के माँ योगी नाम से भी मुझे प्रसिद्धि मिली। और वर्तमान में, उस समय को आज वर्तमान में तो बहुत सुविधा हो गई, उस समय बहुत ही परेशानी होती थी। तूफान आते थे बर्फीले, उसमें हम प्लास्टिक के, मोटा प्लास्टिक ले जाते थे, उसको लपेट करके पत्थर के ओट में, बड़े बड़े पहाड़ों के जो पत्थर होते हैं उसमें, गुफाओं में, छोटी छोटी गुफाओं में रात्रि निकालते थे। निकाला मैंने, और आगे जा कर के मैंने ये 45 वर्षों में हिमालय की खोज और शोध नाम से जो यात्रा शुरू की, वो 130 यात्रा संपूर्ण हुई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और मैंने कई साधना जो की, तपस्या की, और इसी का परिणाम है। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि आपने शंख निधि प्राप्त की हुई है, तो क्या इस विषय में आपने कितनी भविष्यवाणी करी है और कौन कौन लोग इसमें लाभान्वित रहे हैं? जी, मैं ज्योतिष के आधार पे मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। हस्तरेखा देख करके मैं सब कुछ बता देता हूँ, वर्तमान में क्या हो रहा है, आगे भविष्य में क्या होगा, और उसके सरल उपाय भी मैं सुझाव देता हूँ। अब जहाँ शंख निधि की बात आई, शंख निधि से लाखों की संख्या में भारत और देश विदेश में पर भारतीय प्रवासी और देश विदेश में कई मेरे से लाखों की संख्या में लोग लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें प्रमुखतः जो जग जाहिर बात है, मैंने शंख निधि के आधार पर, जैसे आज के 20-25 साल पहले निर्मा जब नाम चलता था सर्फ, उस समय घड़ी का नाम आया, तो घड़ी के मालिक को मैंने शंख निधि, जो पांचजन्य शंख जो भगवान श्री कृष्ण का है शंख निधि, उसको मैंने शंख निधि सिद्ध करके दी, जो कि कानपुर के हैं, उनको मैंने सिद्ध करके दिया। और वो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप ये अपनी ऑफिस में स्थापित करें, मैंने सिद्ध कर दिया है। समुद्र में एक विज्ञापन टीवी का तैयार करें, जिससे कि आप नंबर 1 ब्रांड बन जाएंगे, निरमा को पीछे छोड़कर
यानी विपक्षी को पीछे छोड़कर नंबर 1 ब्रांड बन जाएगी। तो मैंने जो 5 जने संघ दिया, उन्होंने वैसे ही किया। एक ऐसा विज्ञापन बनवाया समुद्र से, जो समुद्र की लहरों में शंख उठाया, कान के लगाते हुआ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, इस प्रकार का पहला विज्ञापन बना। तो उसके आधार पर मैंने वो संघ निधि सिद्धि दी, उनको जैसा बताया वैसे ही किया। आज वो नंबर 1 भारत का घड़ी डिटर्जेंट पाउडर जो है भारत का नंबर 1 ब्रांड है। मैं किसी का विज्ञापन दाता नहीं हूं, पर मैंने जो मेरी सिद्धि दी संघ निधि, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूं। उसी आधार पर कानपुर के ही श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी मेरे संपर्क में आए 2019 में, उनको भी मैंने कामधेनु संघ का और 5 जने संघ निधि दी, उनको बहुत ही सफलता मिली। अब वो संघ निधि मैंने देने के बाद में संघ एयरलाइन चालू कर रहे हैं, उसका नाम भी एयरलाइन चालू कर रहे हैं, तो मैंने उसका नामकरण संस्कार संघ एयरलाइंस के रूप में किया। वो इस साल के अंत में शुभारंभ हो जाएगा और वो गोरखपुर से ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जेवर ग्रेटर नोएडा, वहाँ लैंडिंग करेगा। तो साल के अंत में ये संघ एयरलाइंस प्रारंभ हो रही है, जो डोमेस्टिक होगी। जो मैंने संघ निधि दी उसी के आधार पर ये उनको उपलब्धि मिली, सफलता मिली, और आज वो एयरलाइंस चालू करने के मुहाने पर खड़े हैं। बहुत शीघ्र ही शुभारंभ होने वाला है। इस प्रकार कई सैकड़ों है, कई प्रकार छोटे मोटे ब्रांड तो मैंने खूब सारे, कम से कम 200 ब्रांड संघ नाम से चालू करवा दिए। जैसे आप देख रहे हैं ये है संघ छाप सिंदूर। इसी प्रकार संघ छाप सिंदूर के अलावा भी कई प्रकार के ऐसे ब्रांड हैं जो चालू हो रहे हैं। मैंने संघ विज्ञान के बारे में खूब लिखा, जैसे यह है हिमालय के अज्ञात तंत्रों की खोज, संघ संहिता नाम का ग्रंथ लिखा। इसके बाद में ये संघ संहिता नाम का ग्रंथ ये लिखा। ये जो ग्रंथ है मेरे सुलभता से जयपुर में उपलब्ध है। कई ग्रंथ मैंने लिखे, ज्योतिष में भी लिखे हैं, पर संघ निधि के ऊपर जो है महत्वपूर्ण 2 ग्रंथ है। और हजारों पर संघ निधि में 60,000 प्रजातियां समुद्र में मोलस्का नाम की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें विशेष जो है 1008 प्रकार के जो संघ निधि में आते हैं और वो संघ निधि में ही काम करते हैं। तो संघ निधि में 1008 प्रकार के आते हैं, बाकी 60,000 प्रकार की प्रजातियां समुद्र में पाई जाती है। क्योंकि 75% पानी है और 25% धरती भूमि है। अपने शरीर में भी 75% पानी है, 25% ही सूखा हड्डी मांस मज्जा है। तो इस प्रकार समुद्र और अपना लेवल बराबर है मनुष्य का। तो उसमें जब 25% भूमि के अंदर इतने चमत्कार हो रहे हैं, वैज्ञानिक हो रहे हैं, चंद्रमा पे विज्ञान इसरो वाले पहुंचा रहे हैं, और चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर जाकर के अपना नाम किया वैज्ञानिकों ने। तो 25% भूमि के ऊपर इतने तरह तरह के मानव वैज्ञानिक, डॉक्टर, CA PA जो भी है, अलग अलग प्रकार के बुद्धिजीव मनुष्य है। तो इसी प्रकार समुद्र में भी 60,000 प्रकार के बुद्धिजीव जानवर हैं। वो अपना भरण पोषण स्वयं समुद्र में ही बड़े छोटे को खा करके करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। और वो अपना ये खोल जो है घर, जैसे कि मोलस्का नाम का जानवर, एक में सभी शंखों में ऐसा होता है, इसमें मांस केवल मांस होता है, हड्डी नहीं होती है। तो वो अंदर अपना घर बना करके समुद्र की बहती हुई हवा की लहरों में ये अपना घर तैयार कर देता है और ये उसमें निवास करता है, अपने रक्षा कवच तैयार करता है। तो एक तरह से ये जानवर की खोल है, उसका रक्षा कवच है। हमारे भारत में, भारतीय ज्योतिष में, भारतीय शास्त्रों में शंख को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शंख बिना आरती नहीं हो सकती। हर घर घर में शंख बजता है, हर घर घर में मंदिर में शंख है। हर देवी देवताओं के 33 करोड़ देवता कहलाते हैं, उनके सबके हाथ में आयुध के रूप में शंख है। और ये शंख निधि जो है रक्षा कवच है, भारत का भी रक्षा कवच है। और आपको मैं बता दूं कि शास्त्र और शास्त्र से जोरदार शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, 2032 से 2047 तक जब भारत 100वां अपना आजादी का पर्व मना रहा होगा, 15 अगस्त मना रहा होगा 100वां, उस समय भारत विश्व गुरु होगा। यानी 2032 से
47 के बीच में भारत विश्व गुरु बन जाएगा और शस्त्र और शास्त्र से बनेगा। विज्ञान जो शस्त्र है और शास्त्र हमारे जितने भी आधुनिक और प्राचीन जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं उनके आधार पे भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। वही सोने की चिड़िया होगी, भारत वही अत्याधुनिक होगा और भारत विश्व पर राज करेगा। ये मैं दावे के साथ मेरी भविष्यवाणी है। तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर पंडित सीताराम जी त्रिपाठी। ऐसे ही अध्यात्म से जुड़ी चीज़ों के लिए, खबरों के लिए और ऐसे ही टॉपिक पे जो जानकारियाँ होती हैं उन सबको जानने के लिए हमारे इंडिया इनसाइड न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। मैं प्रशांत कुमार सिंह आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।